गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सृजन आईएएस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए बच्चों, लगातार चूंकि हमारे कोचिंग के माध्यम से वीडियो आप लोगों का आ रहा है और सारे वीडियो एक्सक्लूसिव है, इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। और वन डे एग्जाम ओरिएंटेड है और उन्हीं क्वेश्चनों पे टारगेट किया जा रहा है कि जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज जो वीडियो बनाने जा रहा मैं भूपत चतुर्वेदी, वो साइंस के सेगमेंट को लेकर होगा। और साइंस में आप लोग जानते ही हैं बच्चों कि बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। लेकिन वनडे के एग्जाम के पर्पज से जब देखा जाएगा बच्चों, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले हम जो टारगेट कर रहे हैं वो बायोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए, मेन सबसे ये होता है कि आखिरकार इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंसी बच्चों इसी बात की है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। जैसे बहुत ज्यादा चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मार्क टू मार्क अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी। जैसे चैप्टर कौन कौन है जिसपे हम क्वेश्चन कराएंगे और आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे पहला जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर होगा बच्चों, वो साइटोलॉजी होगा, जिसको कोशिका विज्ञान कहा जाता है। और दूसरा जो चैप्टर होगा वो हिस्टोलॉजी होगा, जिसको ऊतक विज्ञान के नाम से जानते हैं। और बच्चों, ऊतक विज्ञान में भी 5 चैप्टर आते हैं। एक बोटेनिकल टिश्यू, मतलब जिसको वनस्पति ऊतक कहते हैं, उसका अलग से स्टडी किया जाता है। एक जूलॉजिकल टिश्यू होता है जंतु ऊतक, उसका अलग स्टडी किया जाता है। अच्छा, एक चीज और है बच्चों कि जो जंतु ऊतक होता है उसको भी कुछ सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। जैसे जब हम ब्लड का स्टडी करेंगे, रक्त का अध्ययन करेंगे, तो वो भी टिश्यू का ही एक हिस्सा होता है। हम अगर स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे तो वो भी हमारे टिश्यू का एक हिस्सा होता है। और तीसरा पॉइंट, अगर हम नर्व सिस्टम का, हमारे जो बॉडी का न्यूरोटिक सिस्टम, उसका अध्ययन करते हैं तो वो भी टिश्यू का एक हिस्सा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये टिश्यू के हिस्से होते हैं जिसको हम एक तरीके से स्टडी करेंगे। इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्टोलॉजी। ठीक, अगला जो चैप्टर होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आता है, वो आपका न्यूट्रिशन है, पोषण। ठीक, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन प्रणाली, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, काफी अच्छे चैप्टर है। उसके अलावा हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। कई तरह की बीमारियां जो होती हैं, जो एक कुछ ट्रेडिशनल बीमारियां हैं, कुछ नई टाइप की आ रही हैं, जैसे कोरोना वायरस है ना। इसका पहले, आज से पहले कोई इस तरह का कोई उल्लेख नहीं मिला है। आरएनए बेस्ड वायरस से इस तरह का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन हम मॉडर्न डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चाओं में है, और उन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जो ट्रेडिशनल, जो हमेशा से है ना किताबों में, जो हमेशा से पारंपरिक तौर पे क्वेश्चन में आते रहे हैं, उसके बारे में भी पढ़ा जाएगा। उसके अलावा जेनेटिक्स एक चैप्टर है जिसको हम जनन या अनुवांशिकी के नाम से जानते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जिसमें हम कई तरह के शैवाल, कई तरह के जीवों, कई तरह के क्लास के बारे में, या फिर कई तरह के फंगस या बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये भी काफी एक अच्छा चैप्टर है। तो इस तरह से हम पूरे बायोलॉजी का पूरा एकदम बढ़िया से हम अध्ययन करेंगे, एक एक सीक्वेंस में चलते हुए चलेंगे। तो आज जो बच्चों क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो साइटोलॉजी से लेके आया हूं, मतलब कोशिका विज्ञान से। अब देखिए, अच्छा, इन जो हम पढ़ाएंगे या जो क्विज कराएंगे, उनमें उन्हीं क्वेश्चनों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट टाइप है, जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आता रहा है। ठीक है, तो आइए फोकस करते हैं। ठीक है बच्चों, आप तैयार हैं? चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा कैसे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, कोशिका क्या है? व्हाट इज अ सेल? कोशिका क्या है? पहला दिया है कि जीवन की सबसे छोटी और उन्नत इकाई। ठीक, हाँ, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। पहला दिया है कि जीवन की सबसे छोटी और उन्नत इकाई। दूसरा दिया है जीवन की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई। तीसरा दिया हुआ है बच्चों जीवन की सबसे बड़ी और बुनियादी इकाई। चौथा दिया है जीवन की सबसे बड़ी और उन्नत इकाई। देखिए, आप इंग्लिश में उसी चीज को पढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड यूनिट ऑफ लाइफ, द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस यूनिट ऑफ लाइफ। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि आपको एक शब्द को काट देना है किसी भी तरीके से। वो आपका ये है, क्या है?
सबसे छोटी और उन्नत इकाई दे रहा है, यहाँ पे सबसे छोटी और बुनियादी इकाई, जीवन की सबसे बड़ी, जो बड़ी है इसको आपको काट देना है, ठीक है। आपको जो लार्जेस्ट वाला शब्द है इसको हटा देना है। उसके अलावा यहाँ पे एडवांस दिया हुआ है, तो एडवांस इकाई है नहीं, उन्नत इकाई है नहीं, तो हमारा ये कैसा है, मतलब ये बुनियादी इकाई है, जीवन की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई, द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और आप लोग जानते ही हैं कि जो आपका सेल होता है ये दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मतलब एक सेल के अंदर सारी क्रियाएं होती है, जबकि यूकैरियोटिक ऐसा सेल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई तरह की कोशिकाएं आपस में मिलकर काम करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे मनुष्य का शरीर, हमारा शरीर, हमारे ह्यूमन बॉडी में लगभग 200 टाइप्स ऑफ कोशिकाएं होती, सोचिए, मतलब 200 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें अकेले बच्चों आप ये जानिए कि 90 प्रकार की कोशिकाएं सिर्फ हमारे ब्रेन में काम करती हैं। और ये क्वेश्चन काफी आया हुआ है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतलब क्या हो गया, इसका सबसे ऑथेंटिक आंसर जो हो गया वो आपका क्या हो गया बच्चों, बी, ठीक है। हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं आपको लेके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सारे क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण मिलेंगे, दूसरा लिखा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन शरीर का कार्यात्मक इकाई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, फंक्शनल यूनिट, कार्यात्मक इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर साइटोप्लाज्म या प्लीहा या कोशिका। तो इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो नियरेस्ट आंसर है, जो बेस्ट आंसर है, वो क्या है आपका, सेल है। आप जानते हैं ये जो साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, एक तरीके से सेल का एक भाग है। इस प्लीहा, ये एक ऑर्गन है प्लीहा, ठीक है, इसके बारे में आगे भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड आएगा। तो जो सारी क्रियाएं होती है एक तरीके से, मतलब बॉडी का एक तरीके से जो फंक्शनल पूरा यूनिट होता है, कहते हैं कि हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है, वो सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाए हैं, टिश्यू ने मिलकर जो है ऑर्गेनेलिया ऑर्गन्स बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक जो फंक्शन होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, वो आपका है ना, सेल के द्वारा रेगुलेट होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, दूसरा। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, सब अच्छे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कोशिका जीवन विज्ञान क्या है, कोशिका जीवन विज्ञान क्या है, केवल कोशिका विभाजन का अध्ययन, कैंसरग्रस्त कोशिका का अध्ययन, कोशिका संरचना और कार्य का अध्ययन, कोशिका के मेटाफेज का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन ओनली, स्टडी ऑफ कैंसरस सेल, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्टडी ऑफ मेटाफेज ऑफ सेल। देखिए ये जो तीनों आपका जो कहते हैं कि ऑप्शन है वो क्या है, वो ये डिनोट एक पर्टिकुलर सेगमेंट को डिनोट कर रहा है ना, एक खास तरह के व्यवहारिक इकाई को डिनोट कर रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो कोशिका विज्ञान में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ सेल, पूरे कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। कोशिका में कितने प्रकार के पार्ट हैं, ठीक है, जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका में क्या डिफरेंस है, कोशिका में जितनी भी चीजें हैं वो एक्चुअली क्या है कि किन किन चीजों से मिलकर बनी है, उन सारे के फंक्शन क्या क्या होते हैं, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे हम एक मोटे तौर पे बता दें कि कभी आप जब पढ़ेंगे तो किसी कोशिका में दो बेसिक चीजें होती है, ठीक है। कोशिका में एक तो आपका जो है यहाँ पे इसमें एक खास तरह का फ्लूइड भरा होता है, और ये न्यूक्लियस होता है, इसमें भी एक तरीके से फ्लूइड भरा होता है। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जिसको हम नाभिक द्रव्य के नाम से जानते हैं। और एक कोशिका के अंदर एक और फ्लूइड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक, इसको हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। अब देखिए कोशिका द्रव्य, इसमें बहुत सारे छोटे ऑर्गेनेलिया होते हैं, है ना, एक कोशिका के अंदर, और इन दोनों को हम जोड़ दिया जाए तो ये आपको हो जाता है एक तरीके से, ये पूरा दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कोशिका के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो जिसको हम एक तरीके से प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य। तो कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है,
दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेलिया इसमें भरे होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, सी करेक्ट। आप लोगों को समझ में आ गया क्या? हम अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप देखेंगे कि इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वर्थलेस क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कोशिकाओं के द्वारा अन्य कोशिकाओं के साथ अंतःक्रिया करने के लिए किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा अन्य कोशिकाओं के साथ अंतःक्रिया करने के लिए जाना जाता है। Which of the following is used by cell to interact with other cell? क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो कोशिकाएं होती है एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती है, मतलब कोशिकाएं आपस में कंपैक्ट होती हैं, काफी जुड़ी होती है, कोशिकाएं आपस में मिलकर काम करती हैं, कोशिकाएं कम्युनिकेट करती हैं। जैसे हमारे बॉडी में हमने बताया ना कि सारे कोशिकाओं का अलग अलग फंक्शन है और वो कोशिकाएं आपस में मिलकर काम करती हैं। एक लेबर वर्क जो होता है वो कोशिकाओं का, एक शरीर का लेबर वर्क के हिसाब से कोशिकाएं बटी हुई होती हैं। ठीक है, उनके हिसाब से काम होता है। तो एक तरीके से कि सारी कोशिकाएं आपस में जरूर इंटरेक्ट होती है, आपस में मिलती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती हैं, आपस में संचार करती हैं। तो इसका सबसे सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसमें देखिए चार दिया हुआ है। एक दिया है कोशिका नलिका, दूसरा दिया है कोशिका जंक्शन, और तीसरा दिया है कोशिका आसंजन, चौथा दिया है कोशिका डिटेक्टर, सेल ट्यूब, सेल एडहेशन, सेल जंक्शन, सेल डिटेक्टर। तो पहले हमने कहा कि यहां कम्युनिकेट करने की बात हो रही है, इंटरेक्ट करने की बात हो रही है, तो इसका सबसे सटीक आंसर जो होगा वो होगा आपका बच्चों सेल जंक्शन, मतलब कोशिका जंक्शन। ठीक है, कि कोशिका आपस में इंटरेक्ट होती हैं। अच्छा, जो एडहेशन होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आसंजन, मतलब कोशिकाएं आपस में एकदम जुड़ी हुई, कोशिकाएं आपस में एकदम जुड़ी हुई, जिसको एडहेशन का प्रोसेस कहते हैं, काफी जुड़ी हुई। ठीक है, और ये काफी फंक्शनल इकाई होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो सबसे सही आंसर हुआ वो क्या हो गया आपका कोशिका जंक्शन। देखिए कोशिकाएं अपने सेफ्टी के लिए, अपने इम्यूनाइजेशन के लिए, मतलब एक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए और खराब कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए, ठीक है, या एक कोशिका से दूसरी कोशिका तरफ अगर कोई मैसेज जाने के लिए, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती, क्रियाएं होती हैं, उसके लिए कोशिकाएं जो है दो चीजों का सहारा लेती हैं, एक आपका सेल जंक्शन का, एक आपका सेल एडहेशन का। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डिनोट कर रहा है आपका कोशिका जंक्शन की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका जंक्शन प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में किस प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका जंक्शन प्रचुर मात्रा में होता है। एक है कार्डियक कोशिकाएं, मतलब हृदय की कोशिकाएं, ठीक है, कार्डियक सेल। दूसरा दिया है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है, मतलब एक कोशिकी, मतलब नॉन डेवलप्ड सेल, अविकसित कोशिकाएं। फिर अगला दिया है हिपैटिक कोशिकाएं, ठीक है, ये खास तरह का, ये कोशिकाएं ऐसी होती है जो आपके लीवर में है ना, उसके अलावा किडनी में इनमें पाई जाती है। एक उपकला कोशिकाएं होती हैं जिसको एपिथेलियल सेल के नाम से जानते हैं। तो देखिए कोशिकाओं का जो जंक्शन जो प्रचुर मात्रा में होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, एपिथेलियल सेल में। अब देखिए उपकला कोशिका में ये असल में तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म, और एक होती है एंडोडर्म। ठीक है, तो एक तरीके से तीन प्रकार की होती है। अब जो हमारा जो शरीर का जो स्किन है, जो त्वचा बना हुआ है, वो एक तरीके से एक्टोडर्म एपिथेलियल कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है। और जो शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, जो रक्त नलिकाएं हैं, वो किससे बनी हुई हैं, वो मीजोडर्म एपिथेलियल सेल के द्वारा बनी होती है। और जो हमारे जितने पाचक अंग होते हैं, डाइजेस्टिव अंग, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका लीवर है, क्योंकि पाचक अंग भी दो प्रकार के होते हैं, तो हमारा एक तरीके से जो लीवर है, अमाशय है, फिर जो है इंटेस्टाइन है, ये सब क्या है आपका एंडोडर्म एपिथेलियल सेल के द्वारा बनी होती है। ठीक है, तो चूंकि ये कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं और एक बड़े कार्य को जो है संचालित करती है, तो इस वजह से
इनमें कोशिका जंक्शन प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ? डी। ठीक है बच्चों, एकदम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दीजिएगा। हाँ, काफी काफी अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए, अब हम अगले नंबर पे आते हैं, छठे क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों? छठा क्वेश्चन लिखा है कि उपकला मेसेनकाइमल संक्रमण क्या होता है। देखिए, बड़ा टेक्निकल शब्द है, उलझाऊं। लिखा है कि उपकला मेसेनकाइमल संक्रमण क्या होता है? प्रवास की हानि और आसंजन का लाभ, मेसेनकाइमल कोशिकाओं का निर्माण, आसंजन की हानि और प्रवास का लाभ, कोशिकाओं का लिसिस। ठीक है, लॉस ऑफ माइग्रेशन एंड गेन ऑफ एडहेशन, फॉर्मेशन ऑफ मेसेनकाइमल सेल, लॉस ऑफ एडहेशन एंड गेन ऑफ माइग्रेशन, लाइसिस ऑफ द सेल। देखिएगा, मतलब व्हाट इज द एपिथेलिकल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन, इसको ईएमटी के नाम से जानते हैं बच्चों। सिंपल सी बात है, कई बार जो है ये क्वेश्चन आता है ईएमटी, ये सीजीएल में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ईएमटी ईएमटी। देखिए, मान सपोज दैट आपको घाव लग जाए, अगर आपको चोट लग जाए, तो चोट लग जाने के बाद क्या होता है, वो घाव भरता कैसे है? तो कोशिकाएं जो आपस में जुड़ी होती है, तो उनमें क्या होता है कि जो जुड़ाव होता है धीरे धीरे टूटना चालू करता है, और कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रोसीड करती है, आगे की तरफ बढ़ती है, माइग्रेट करती है। माइग्रेट करने के बाद उस घाव को धीरे धीरे भरना चालू कर देती है। ठीक है, तो ये बात जरूरी है कि मतलब लॉस ऑफ एडहेशन, मतलब आसंजन की हानि, जो कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है उनका टूटना जरूरी है अगर एक घाव को भरना है। उसके बाद प्रवास का लाभ, उसके बाद कोशिकाएं माइग्रेट करेंगी, तभी जाके आपका घाव भरेगा। तो इसका मतलब, इसका सबसे सही आंसर क्या हो गया बच्चों? सी। ठीक है, ओके, इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, एकदम दिमाग में ये बैठा के रखिएगा कि ईएमटी क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, ईएमटी क्या होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 7वें नंबर पे। देखिए, हाँ, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? आते हैं 7वें क्वेश्चन। हर क्वेश्चन हमने जो सेलेक्ट किया है वो काफी अच्छे क्वेश्चन है, और एग्जाम में आने वाले, और वो ऐसे क्वेश्चन है कि जो जिसको सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं? गैप गैप नहीं होता है, गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल गैप जंक्शन आर एब्सेंट, है ना, एब्सेंट। अब इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होंगी? प्रजनन कोशिकाएं होती हैं, या मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं, हृदय कोशिकाएं होती है। देखिए, इन तीनों में आपका गैप जंक्शन उपस्थित होता है, लेकिन जो स्पर्म सेल होते हैं इनमें क्या होता है कि गैप जंक्शन अनुपस्थित होता है, इनमें गैप नहीं होता है। स्पर्म देखेंगे एक सेल की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो ये आपको मतलब कहते हैं कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज को डेवलपमेंट करके उसका ऐसा कॉन्सेप्ट बना है कि इसमें गैप जंक्शन नहीं होता है। ठीक है, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7वां, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? शुक्राणु कोशिकाएं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, या साइटोप्लाज्म, या नाभिक, या फिर लाइसोसोम, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, या लाइसोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? ये आप लोग जानते होंगे, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, ये बॉटैनिकल सेल, जूलॉजिकल, दोनों कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शनली की बात कर रहे हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, इनको एक तरीके से पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी को स्टोर करते हैं वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में करते हैं, एटीपी के फॉर्मेट में, और फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब टूटता है तो उस एनर्जी को रिलीज करते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के फॉर्मेट में, एडीपी के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका सबसे सही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? आइए, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली।
माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, लाइसोसोम को या फिर नाभिक को? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सोसाइड बैक ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस या लाइसोसोम? तो सबसे सही जो आंसर है वो क्या है आपका? लाइसोसोम। देखिए इनके द्वारा एक तो सबसे बड़ी बात ये जान लीजिएगा कि लाइसोसोम का वर्क क्या होता है। हम जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जितना भी मिनरल्स वगैरह लेते हैं, इनको डिकम्पोज मतलब अपघटित करने में लाइसोसोम का बहुत बड़ा हाथ होता है ना, पहली चीज। उसके अलावा अगर आपके शरीर में कोई सेल या कोई कोशिका डेड या मृत हो जाती है तो उसको बाहर करने के लिए, है ना, ये काफी सहायक होती है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि मान लीजिए सेल के अंदर कोई कचरा घुस गया, कोई रबिश पार्ट चला गया या कोई डेंजरस चीज चला गया, तो उसको घेर के क्या करती है? नष्ट कर देती है, जिसको एक तरीके से विज्ञान की भाषा में ऑटोफेगी भी कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में एक तरीके से ऑटोफेगी भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक, एक ये चीज है, मतलब इन्हीं को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैंक, लाइसोसोम को। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है? 10 वाले पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है कि लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा निर्मित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा या डीएनए के द्वारा? लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स? है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर डीएनए? तो ये तीनों आंसर गलत है ना, तीनों आंसर गलत है। सबसे सटीक क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। यही भारी मात्रा में क्या होता है कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक और चीज, अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक और खास बात है कि इसको हम एक तरीके से प्रोटीन फॉर्मेशन फैक्ट्री, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, एक आपका सॉफ्ट टाइप का होता है, एक रफ टाइप का होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि एक तरीके से डिटॉक्सिनेशन, शरीर के अंदर जो कोशिकाओं के अंदर जो खराब मटेरियल है उनको बाहर निकालने का काम करती है, डिटॉक्सिनेशन। हालांकि इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, इस पे भी बात किया जाएगा। तो इसका सबसे सटीक आंसर जो हुआ आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, आगे हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है? 11वां क्वेश्चन। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, 11वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है? देखिए पूरे प्रोटीन की बात कर रहा है ना। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या डीएनए? तो मैंने आपको बताया ना कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि पूरे ओवरऑल मतलब इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। को प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का निर्माण हो या लिपिड वसा का परिवहन हो या फिर है ना संशोधन और पैकेजिंग हो, ये सबके लिए जिम्मेदार होता है। Which of the following cell organelles is responsible for the transport, modification and packaging of proteins and lipids? तो क्या आंसर होगा सबसे सटीक? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए एक एक करके, अब हमको अगला क्वेश्चन हमारा है सामना करने का 12वां क्वेश्चन। देखिए आपको समझ में आ रहा है, छोटे छोटे पॉइंट को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा है कि निम्नलिखित में किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? सेल वॉल। ठीक है, किसमें नहीं होती है? क्या पादप कोशिका में नहीं होती है या बैक्टीरिया में नहीं होती है या पशु कोशिका में नहीं होती है या कवक में नहीं होती है? Which of the following cell does not have a cell wall? सेल वॉल किसमें नहीं होता है? तो आप ये जान लीजिएगा प्लांट में सेल वॉल होता है। ठीक है, भारी मात्रा में सेलुलोज या पैक्टिन का बना हुआ यहाँ पे सेल वॉल मिलेगा आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए सेल वॉल, सेलुलोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ऐसे प्लांट के सेल वॉल को, कोशिका दीवार को हम लिग्निफिकेशन, लिग्नीकरण कहा जाता है। तो उसमें ये प्लांट सेल में तो होता ही होता है। ठीक है, उसके अलावा है ना बहुत सारे फंगी इनमें भी पाया जाता है, कोशिका दीवार। बैक्टीरिया में होता है, कुछ बैक्टीरिया जो है हाँ उनमें सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल, जो जंतु कोशिकाएं होती है, उनमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होता है। अभी इससे पहले हम किस पे बात कर रहे थे?
हमने ये भी बात किया कि भाई लाइसोसोम भी क्या होता है कि एक तरीके से है ना वनस्पति कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो एक दिमाग में रखिएगा कि जो चीजें जिस क्वेश्चन को हम आगे बताते हुए चल रहे हैं है ना उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज छुपा हुआ है। आगे हम बात करते हैं 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोशिका जीव विज्ञान के जनक कौन है। देखिए ये क्वेश्चन बारंबार आया हुआ है, कई बार आप 10-15 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो बार बार ये रिपीट किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये आसान क्वेश्चन होता है लेकिन फिर भी बच्चे गलत कर जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, कोशिका जीव विज्ञान के जनक कौन है? जॉर्ज एन है ना पापिनिकोलाउ, जॉर्ज एमिल पलाडे, रॉबर्ट हुक या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपने पढ़ाई है कि रॉबर्ट हुक है। इन्होंने एक सबसे पहले कार्क, एक खास तरह की लकड़ी होती है जिसका स्टडी किया था, और स्टडी करने के बाद सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा कि जो कोशिका के स्ट्रक्चर है मधुमक्खी के छत्ते जैसा है, हनी कप जैसा, और उसमें छोटे छोटे खांच बने हैं जो रूम जैसे हैं, जिसको उन्होंने सेलुला बोला था। ठीक है, और इनकी एक खास किताब है जिसको माइक्रोग्राफिया कहते हैं, उसमें डिटेल्स इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो सटीक आंसर क्या हुआ आपको बच्चों? रॉबर्ट हुक। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। 78 के बीच का ये समय है जब इन्होंने काफी अध्ययन किया सेल को लेकर। ठीक है, और एक क्रांति ला दी, मतलब एक रिवोल्यूशन ला दिया इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 14वां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में संग्रहित होता है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डीएनए किसका पार्ट होता है? कोशिका भित्ति का, या कोशिका झिल्ली का, या कोशिका द्रव्य का, या फिर केंद्रक का? डीएनए इज स्टोर इन व्हिच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। आप देखिए जब न्यूक्लियस का आपने स्टडी किया होगा या इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो न्यूक्लियस कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। न्यूक्लियस कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और इसमें एक न्यूक्लियोली होता है जिसके द्वारा ये पूरा न्यूक्लियस, पूरा नाभिक सिस्टम गवर्न होता है। इसको सेल का ब्रेन बोलते हैं क्योंकि सेल का पूरा रेगुलेशन इसी के द्वारा होता है। और इसमें इस तरह से एक सूत्र टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, जिसको क्रोमैटिन के नाम से जाना जाता है। क्रोमैटिन के नाम से जाना जाता है, क्रोमैटिन। और एक्चुअली यही क्रोमैटिन में है ना, ये एक तरीके से जो डीएनए स्टोर होता है वो इसी क्रोमैटिन में ही होता है। ये जेनेटिकल ट्रांजिशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे भाई लक्षण मिलते जुलते हैं, एक पौधे का जो अगला पौधा होता है, जनरेशन होता है, सेम वैसे ही होता है। एक जीव का अगला जनरेशन होता है, लगभग मिलता जुलता होता है। तो क्या है, जो जेनेटिकल फॉर्मेशन, जो जेनेटिकल ट्रांजिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ये क्रोमैटिन के द्वारा हो रहा है। और इसके अंदर फ्लूइड, इसेंशियल इंपॉर्टेंट फ्लूइड भरे होते हैं। एक अति ही आवश्यक द्रव भरा होता है जिसको अभी हमने बताया था कि इसको हम जो है नाभिक द्रव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। ठीक, तो आपको समझ में आया? आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है? केंद्रक मौजूद नहीं होता है। देखिए केंद्रक का होने का मतलब सीधा सा है कि वो कोशिका आपकी डेवलप्ड कोशिका में आएगी, है ना। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया? यूकैरियोटिक कोशिका मतलब विकसित कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब अविकसित कोशिका। उपरोक्त दोनों में क्या दोनों में पाई जाती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट? यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ ऑफ एबव, नॉन ऑफ एबव। तो आप ये जान लीजिएगा, जो डेवलप्ड सेल होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उसमें ही न्यूक्लियस होता है। जो नॉन डेवलप्ड सेल होती है उसमें न्यूक्लियली होता है। ठीक, तो पूरा विकसित कोशिकाएं चूंकि उनका फंक्शन बड़ा होता है, उनके कार्य करने के तरीके अलग होते हैं और एक बड़े जीव का निर्माण करती हैं, तो इस वजह से न्यूक्लियस का प्रेजेंस होना, न्यूक्लियस का होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। उसके पूरे फंक्शन को पूरे बताया गया था ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक तरीके से क्वेश्चन रहा। ठीक है बच्चों,
ये हम आप ये जान लीजिएगा साइटोलॉजी के हम जो 15 क्वेश्चन लेके आए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी एक पहला पार्ट है, फिर इसका अगला भी पार्ट आएगा, जो इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सृजन आईएएस एकेडमी के माध्यम से, सृजन आईएएस के माध्यम से आप बने रहिए, क्वेश्चन को लगातार ऑब्जर्व करते रहिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।